भारत के नक्शे पर एक बिंदु बराबर भी नहीं है सोनभद्र का बोदरा डाट गांव। बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने और बड़ी बड़ी घोषणाएं करने वाली सरकारें इस बिंदु पर क्यों ध्यान दें? भारत में ऐसे छोटे छोटे सैकड़ों में नहीं हजारों में होंगे। बात बोदरा डाट की करते हैं। 250 परिवारों का यह गांव है, करीब 700 के आसपास आबादी है। हमारे सहयोगी प्रभात कुमार की रिपोर्ट के अनुसार इस छोटे से गांव में लेकिन पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं। महिलाएं पास के रिहंद जलाशय से जाकर पानी लाती हैं। पानी बहुत साफ नहीं है और इस प्रदूषित पानी की वजह से गांव के लोग बीमार पड़ते रहते हैं। यहाँ डायरिया की वजह से मौतें भी होती रहती हैं। ऐसे गांव और ऐसी कहानियां और भी हैं। इसी गांव के पास एक और गांव है कमेरी डाट गांव। यहाँ भी आबादी 800 के करीब है। यहाँ भी पूरे गांव में एक हैंड पंप तक नहीं है। एक और गांव है दुद्धी ब्लॉक का सोन नगर। वन विभाग बोलता है गांव की जमीन जंगल की है, अफसर वहां कोई काम होने नहीं देते, तो गांव के लोगों को 3-4 मील दूर जाकर एक नदी से पानी, पीने का पानी लाना पड़ता है। वोट की प्यासी राजनीति इन गांवों की प्यास पर ध्यान देने की फुर्सत क्यों निकाले? अब ये लोग पहली बार बोल रहे हैं कि सरकार ने पानी का इंतजाम नहीं किया, वोट नहीं देंगे। हम लोग प्रधान थे, कई बार कहे हैं, कई ठे प्रधान हुआ और कोई नहीं सुन रहा है। कहते हैं कि नहीं, हाँ ये देश में पानी नहीं निकल पाएगा, डैम किनारे है और कहते हैं कि नहीं पानी नहीं निकल पाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के साधन चाहिए, हम लोग को पानी चाहिए। कहते हैं कि इस बार इस मोहल्ले में पानी नहीं निकलता है। हम लोग जिंदगी भर का डैम का पानी पीते हैं। कचड़ा बीमारी फैली कि हमारा लड़का 6 दिन में मर गए, दूध उठे। टोला के आदमी मर गए, कितना 10-12 है। हाँ, कोई का कहना कि हम की साधन नहीं ना, पानी ना हम की मिली तो कोई हमरे वोट ना डाले। पानी नहीं तो वोट नहीं। हाँ, पानी नहीं तो वोट भी नहीं। कहाँ से हम लोग वोट देंगे? पानी पिया से वोट क्या करेंगे? न रोड है तो कैसे हम लोग वोट देंगे? पड़री ग्राम सभा प्रधान से भी कहे, वो भी नहीं बनवाए। ब्लॉक पर जाकर के हमने वीडियो से भी कहे, सेक्रेटरी से भी कहे, कोई सुनवाई नहीं होता है। यहाँ हम लोग ऐसा वंचित हैं पानी बिना। हम लोग डूब कर पानी पीते पीते हम लोग प्रदूषण से हम लोग परेशान हो जाते हैं। लड़के बच्चे सब बीमार पड़ते हैं। हम लोग की स्थिति बहुत यहाँ गंभीर हो जाती है। ये हमारे गांव में कोनो सुविधा नहीं है। यहाँ रोड भी खराब है, चापाकल भी नहीं है, पानी कचरा आता है, लाइन बिजली नहीं आया है यहाँ घर पर। अब पानी का बहुत समस्या है। यहाँ डिलीवरी कोई हो जाता है, कोई दुख बीमार हो जाता है तो यहाँ गाड़ी भी नहीं आ पाती है। यह गरीब आदमी की आवाज है। पता नहीं इस चुनावी शोर में भी कोई सुनने वाला है या नहीं। बहरहाल सोनभद्र से बढ़ते हैं ओडिशा की ओर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की चर्चा हिंदी इलाकों में कम होती है। जब नरेंद्र मोदी 2002, 2007, 2012 में गुजरात में लगातार 3 चुनाव जीते तो ऐसा शोर मचा जैसे वो अकेले मुख्यमंत्री हों जिनका कार्यकाल इतना लंबा रहा। लेकिन कम से कम 2 मुख्यमंत्री और हैं जो इस निरंतरता में मोदी को मात करते रहे। सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग 1994 से मुख्यमंत्री हैं, यानी 25 साल से 5 चुनाव जीत चुके हैं और उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। दूसरे नवीन पटनायक है जो 4 चुनाव जीत चुके हैं, 2000 से ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। उनके सामने अलग तरह की चुनौतियां हैं। गठबंधन की राजनीति में वो इधर उधर होते रहे हैं लेकिन कोई परास्त नहीं कर पाया। इस बार भी वहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं, लेकिन इस बीच किसी ने उन्हें बूढ़ा बता दिया। कहा कि उनकी सेहत अब पहले जैसी नहीं रही। इससे नाराज नवीन पटनायक ने बाकायदा एक्सरसाइज करके दिखाया कि वो कितने फिट हैं। तो ये है जज्बा और ये है अंदाज जो नवीन पटनायक को पुराना पड़ने नहीं देता। एक नजर उनके राजनीतिक सफर और ओडिशा के चुनावी संग्राम पर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को इस तरह वर्जिश करते कम ही लोगों ने देखा होगा, लेकिन दरअसल वो कुछ दुखी और नाराज हैं। उनकी सेहत को लेकर सवाल उठाए गए। वो इसे अफवाह बता रहे हैं और इसके लिए अपने एक पुराने साथी को जिम्मेदार ठहराते हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए नवीन पटनायक ने कहा कि यह अफवाह जय पांडा की फैलाई हुई है। Now, Mr. Patnaik, tell us, where did this impression surface that somehow you're not fully physically fit, fully mentally fit?
I'm sure that it's one of our ex-MPs who spread this rumor, I think for political gains. I see. When you say an ex-MP, are you referring to Mr. Jay Panda? I am. Why do you believe that he would have spread such a rumor? I think for his own personal political ambitions. In other words, the fact that he was already positioning himself to take you on, to leave the party? He was trying to. सोमवार को ही जय पांडा ने केंद्रपाड़ा लोकसभा सीट से पर्चा भरा। उनकी अभी नवीन पटनायक के आरोप पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। जहां तक नवीन पटनायक का सवाल है, उनकी उम्र अभी 72 साल है। हालांकि राजनीति में उनकी उम्र कम ही है। पिता बीजू पटनायक जब तक जीवित थे, नवीन पटनायक एक लेखक के तौर पर लिखते रहे और राजनीति से दूर रहे। लेकिन राजनीति में आते ही गठबंधनों के खेल में उन्होंने गजब का कौशल प्रदर्शित किया। 1995 में बीजू पटनायक का निधन हुआ और 1997 में नवीन पटनायक राजनीति में आए। साल भर बाद उन्होंने बीजू जनता दल बनाया, एनडीए से जुड़ गए और वाजपेयी सरकार में खनन मंत्री बने। लेकिन असली कमाल उन्होंने राज्य की राजनीति में किया। साल 2000 का चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा और मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 2004 में केंद्र में एनडीए हार गया, लेकिन राज्य में फिर बीजू पटनायक सरकार बनाने में कामयाब रहे। 2009 का चुनाव आते आते वो एनडीए से अलग हो चुके थे। उन्होंने कंधमाल की हिंसा पर बीजेपी की तीखी आलोचना की और तीसरे मोर्चे के साथ जुड़कर लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव शानदार ढंग से जीते। लोकसभा में उन्हें 21 में से 14 सीटें मिली, जबकि विधानसभा में 147 में से 103 सीटें हासिल हुईं। 2014 की मोदी लहर के बावजूद नवीन पटनायक की हवा और मजबूत होती दिखी। उन्होंने अपना प्रदर्शन और बेहतर किया। 2014 में उन्हें 21 में से 20 सीटें मिली और विधानसभा में 117 सीटें हासिल हुईं। अब 2019 है और बीजेपी के भीतर ओडिशा का किला तोड़ने की गहरी छटपटाहट है। बीच में यहां तक खबर चली कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन शायद ये बीजेपी को मुफीद नहीं लगा। 11 अप्रैल को ओडिशा में लोकसभा की 4 सीटों पर चुनाव है, जबकि विधानसभा की 28 सीटों पर। सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि नवीन अब तक नवीन बने हुए हैं या फिर पुराने पड़ गए हैं। आपके पास हर रोज बल्कि शायद हर घंटे फेसबुक और व्हाट्सएप पे तरह तरह की राजनीतिक सूचनाएं आ रही होंगी। इनमें चुटकुले हैं, बहुत से चालाकी से बनाए गए फेक वीडियो हैं और बहुत गंभीरता से बनाए गए राजनीतिक विज्ञापन भी। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे राजनीतिक मंचों में बदल गए हैं, जहां तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। ज्यादातर दावे इस बात के हैं कि बीते 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो हुआ वही पिछले 5 साल में हुआ। बेशक 5 साल में क्या क्या हुआ इसकी कलई खोलने वाले वीडियो भी कम नहीं है, लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि इन चुनावों से फेसबुक को करोड़ों की कमाई हो रही है? झूठ का भी बिजनेस बन गया है। अखबारों में आज छपी रिपोर्ट के मुताबिक अभी चुनाव शुरू नहीं हुए और 2 महीने में फेसबुक को 10 करोड़ से ऊपर के विज्ञापन मिल गए। इस 10 करोड़ में बड़ा हिस्सा बीजेपी और उनके समर्थक दलों का है, जो फेसबुक पर ही मंदिर बना दे रहे हैं, पाकिस्तान को हरा दे रहे हैं, रफाल का सौदा सही ठहरा दे रहे हैं और चुपके नहीं बल्कि खुलेआम सांप्रदायिक तनाव को हवा देने वाले विज्ञापन भी नजर आते हैं। उस शोशेबाजी से अलग हैं ये सारी चीजें जिसमें राजनीतिक दलों के समर्थक अपनी अपनी वॉल पर तरह तरह के ज्ञान दे रहे हैं। यही हाल व्हाट्सएप समूहों का भी है, जहां घरों के बड़े लोग अपने बच्चों को बाकी संस्कार देने के अलावा ये राजनीतिक ज्ञान देते हुए भी मिल जाते हैं कि मोदी जी को चुनने के क्या क्या फायदे हैं। तो राहुल, तो फेसबुक और व्हाट्सएप की ये मासूम लगती दुनिया दरअसल कितना भटकाने भरमाने वाली है, इस पर ध्यान रखिए। यह भी देखिए कि आपके निजी डेटा को जो आप लिख रहे हैं उस पसंद के आधार पर फेसबुक अब तक कितना उसे लेकर लापरवाह रहा है। कैम्ब्रिज एनालिटिका का उदाहरण बहुत पुराना नहीं पड़ा। इन सब के चलते उसे भारतीय संसद और चुनाव आयोग की चेतावनी झेलनी पड़ी। शायद यही वजह है कि फेसबुक अब अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। उसने कैलिफोर्निया में एक वॉर रूम जैसा बनाया है ताकि भारतीय चुनावों में फेक न्यूज के खतरे से लड़ा जा सके। उसके मुताबिक इस वॉर रूम में हजारों लोग, दर्जनों विशेषज्ञ और 16
भारतीय भाषाओं में अपने आप हो जाने वाले अनुवाद का इंतजाम। सवाल है कि क्या वाकई ये वॉर रूम कारगर हो पाएगा। हमारे सहयोगी अमितोज सिंह ने कैलिफोर्निया जाकर इस वॉर रूम का जायजा लिया है। ये फेसबुक का कमांड केंद्र है जो भारतीय चुनावों में फेक न्यूज से टक्कर लेने के लिए बना है। इसे तैयार होने में 18 महीने लगे और 40 टीमें इससे जुड़ी हुई हैं। कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क से डबलिन और सिंगापुर तक जहां जहां से खबरें आएंगी, ये उस पर नजर रखेंगे। एनडीटीवी पर भी इनकी नजर है। When we think of what the operation centers are, दरअसल ऑपरेशंस सेंटर्स 3 चीजों पर आधारित हैं। जो मामले आए उनकी जांच हो, सही चीजों पर ध्यान देने के लिए उनकी पहचान करने में निवेश किया जाए और फिर जल्दी उन पर कार्रवाई की जाए। चाहे वो डैशबोर्ड्स हों जहां से हमें नए ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है, अलर्ट्स और अलार्म्स हों ताकि वायरल होने से पहले उन्हें रोक लिया जाए। viral and so that we can respond quickly. फेसबुक ने ब्राजील और अमेरिका के मध्यावधि चुनावों के लिए भी इसी तरह के इंतजाम किए थे, लेकिन भारतीय चुनावों के लिए कम से कम 10,000 ज्यादा लोग, दर्जन भर ज्यादा विशेषज्ञ, 2 अतिरिक्त ऑपरेशन केंद्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई तकनीक और 16 भारतीय भाषाओं के ऑटोमेटेड अनुवाद जैसी चीजें हैं। हमने सुरक्षा में जुटे लोगों की तादाद 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी है। हमने नए टूल्स में निवेश किया है और राजनीतिक विज्ञापनों में भी पारदर्शिता आई है। पहली बार लोग देख सकते हैं कि कौन से राजनीतिक दल या उम्मीदवार विज्ञापन दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अहम है और मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि जो निवेश हम कर रहे हैं इससे हमारी बॉटम लाइन पर असर पड़ेगा और ऐसा ही हुआ। हालांकि फेसबुक और व्हाट्सएप कहने को 2 अलग अलग कंपनियां हैं, लेकिन गलत जानकारियों को पकड़ने की मुहिम साझा है। चुनौती होगी नुकसान होने से पहले फर्जी खबरों को हटाने की, इसीलिए निर्वाचन आयोग के साथ ये लोग 24 घंटे संपर्क में हैं। यही नहीं, नीति और कानून पर फैसला करने वाले लोग भी 24 घंटे मुहैया होंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये कदम कितने कारगर होंगे। The Facebook platform is going to be foolproof. क्या ये फुल प्रूफ होगा? I think we're prepared. मुझे लगता है कि हम तैयार हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये काम बहुत जटिल है, ये लगातार विकसित हो रहा है। हमने नवंबर और दिसंबर में हुए विधानसभा चुनावों से बहुत कुछ सीखा कि कहाँ निवेश करना चाहिए। New areas where we needed to invest. दरअसल फेसबुक इतनी सारी तैयारियां इसलिए भी कर रहा है कि उसकी साख बची रहेगी तो उसका मोल बचा रहेगा। इन चुनावों में उसके लिए कमाई के भी बड़े मौके हैं। फरवरी और मार्च के 2 महीनों में फेसबुक को 51,880 विज्ञापन मिल चुके हैं। इन विज्ञापनों की कुल कीमत 10 करोड़ 32 लाख रुपए की है। इन विज्ञापनों में सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी और उसके समर्थकों का है। भारत के मन की बात के जरिए उसने 3,700 से ज्यादा विज्ञापन दिए हैं। ये अकेले 2 करोड़ 23 लाख रुपए के विज्ञापन हैं। इनके मुकाबले दूसरी पार्टियां काफी पीछे दिख रही हैं। बीजू जनता दल का खर्च 8,56,000 का है। कांग्रेस के 410 विज्ञापन हैं और खर्च 5,91,000 रुपए का। वैसे मामला इस कमाई भर का नहीं है। पिछले दिनों फेसबुक की साख को खासा झटका लगा जब कैम्ब्रिज एनालिटिका से जुड़े मामले सामने आए। ये बात खुली कि इस कंपनी ने फेसबुक के करोड़ों लोगों के डेटा उठाकर अमेरिकी चुनाव के लिए इस्तेमाल किए। इस मामले में जांच बैठी और फेसबुक को माफी मांगने तक की नौबत आई। बाद में कैम्ब्रिज एनालिटिका के तार भारतीय चुनावों तक निकल आए और ये सवाल उठा कि कहीं यहाँ भी तो फेसबुक डेटा के साथ खेल नहीं हुआ है। शायद इसीलिए अब फेसबुक की टीम अधिकतम पारदर्शिता की बात कर रही है और फेक न्यूज के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रही है। हमने वॉर रूम से निकलकर व्हाट्सएप के अफसरों से बात की और जाना कि व्हाट्सएप की स्पैम रिपोर्ट्स की भी सख्त निगरानी की जाएगी। फेसबुक से ज्यादा व्हाट्सएप पर सबकी नजरें होंगी, लेकिन इस जंग में जीतने के लिए जरूरी है कि आम लोग इस तरह की फर्जी खबरों को रिपोर्ट करने में अपनी भूमिका निभाएं। कैलिफोर्निया से फेसबुक के मुख्यालय से अमितोज सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।